हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल ट्विंस स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का विज्ञान पुस्तक के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में बताऊंगी। इसमें फसल के उत्पादन एवं कृषि के बारे में बताया गया है कि कैसे जुताई करते हैं, बुआई, सिंचाई आदि। इसमें कृषि औजारों और उनके चित्रों को भी दिखाया गया है। सबसे पहले शुरुआत में कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाया जाता है ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। सबसे पहले ग्रीष्मावसक में पहेली एवं बूझों को अपने चाचा के घर गए। इसमें पहेली एवं बूझों के माध्यम से कहानी रोचक लाया जाता है। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। सबसे पहले है कृषि पद्धतियाँ। सबसे पहले है कृषि पद्धतियाँ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आगे फसलों के प्रकार। खरीफ फसल दो प्रकार की होती है, खरीफ फसल और राबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। आगे है राबी फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक। शीत ऋतु में उगाए जाने वाली फसलें राबी फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलों के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियों ग्रीष्म में उगाई जाती है। फसल उगाने के लिए पहले हमें इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, फिर बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना और उसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मिट्टी ही स्वस्थ नहीं होगी तो कृषि भी स्वस्थ नहीं हो पाएगी। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई से धसी जड़ें भी सरलता से क्षरण कर सकती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव पोषण तत्व देने में सहायता करते हैं, इसीलिए किसानों के मित्र भी कहलाए जाते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। आगे मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चला कर सकते हैं। आगे है कृषि औजार। हल,
प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह है हल, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें एक मजबूत तिकोनी पट्टी होती है जिसे हम फाल कहते हैं। इसका मुख्य भाग एक लंबी डंडी होती है जिसे हम हल शैफ्ट कहते हैं। यह बैलों द्वारा चलाई जाती है। इसमें एक लकड़ी के डंडे को बैलों की गर्दन पर रख देते हैं जिससे भूमि जोती जाती है। इसे जोत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। ये है कुदाली। इसमें ये भी हल की तरह ही होती है। इसमें तिकोनी पट्टी की जगह लोहे की मुड़ी प्लेट होती है और इसमें डंडी को छड़ कहते हैं। ये भी बैलों द्वारा चलाई जाती है। इसमें पकड़ और हैंडल होता है। आगे ये है कल्टीवेटर। ये ट्रैक्टर द्वारा चलाई जाती है। इसमें श्रम और समय दोनों बचता है। आगे है बुआई। बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। पारंपरिक तरीके में बुआई इस तरह होती थी। इसमें नोक में बीज डालकर बीज बोए जाते थे, परंतु आजकल सीड ड्रिल से बीज बोए जाते हैं। इसमें नियमित दूरी से बीज बोए जाते हैं। इससे फसल अच्छी होती है। आगे है खाद एवं उर्वरक डालना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी के पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। आगे है उर्वरक। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यदि आप ज़्यादा खाद डालेंगे तो फसल अच्छी होगी, परंतु यदि आप उर्वरक डालेंगे तो फसल में कमी रह सकती है। उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक मानव द्वारा बनाई गई है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है।
खाद खेतों में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में खाद पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटाशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। खाद ज्यादा उपयोगी है उर्वरक से। आगे है खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसके मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, जो कि मिट्टी को पोला बना देते हैं और उसमें पोषण तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। आगे है सिंचाई। पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके। सिंचाई पर पुराने ज़मानों में सिंचाई कुओं के माध्यम से होती थी। आजकल मोटरें आ गई हैं। मोटरों के माध्यम से सिंचाई होती है, परंतु पुराने ज़माने में मोटरें नहीं होती थी। इस कारण उन्हें कुओं से पानी भरकर सिंचाई करनी पड़ती थी। पुराने ज़मानों में मोट, चैन पंप, डेकली और रहट, इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से सिंचाई होती थी, परंतु आजकल इन दो विधियों से सिंचाई होती है। छिड़काव तंत्र। यहाँ कुओं में मोटर लगा दी जाती है और पाइपों में छिद्र कर दिए जाते हैं, जिससे इनका छिड़काव होता है। और दूसरा है ड्रिप तंत्र। इसमें कुओं में मोटर लगा दी जाती है और पाइप के माध्यम से पौधों को पानी दिया जाता है। आगे है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। आगे है रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवारनाशी कहते हैं। इस पिक्चर में खरपतवार को रसायन पानी में मिला देते हैं, जिससे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। आगे है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने के लिए लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमेशा देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। यह दराती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं।
कटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेशनिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कंबाइन मशीन। इसके द्वारा फसल काटी जाती है और छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। आप इस विषय में कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं। यह है विनोइंग मशीन, फटकने वाली। आगे है भंडारण। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहे एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दोनों को सुखाए बिना भंडारित किया जाए तो उनके खराब होने का अथवा जीवों द्वारा आक्रमण करने से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृह में किया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। यह है साइलो, जहाँ पे सरकार ने यह साइलो बनाए हैं। टैंकों में भरे जाते हैं अनाज और इसमें नीम की टिकियां डाल देते हैं ताकि फसल खराब ना हो। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। Thank you friends for watching our video. Please like and subscribe.